जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गोल्डन सर पर। दोस्तों, आज जो है फिजिक्स ऑब्जेक्टिव में बहुत ही सुपर ऑब्जेक्टिव सब का कलेक्शन किया गया है। आप ध्यान से देखें और इसे प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, और आप लोग के पास ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, इसे हम लोग हजामती दर्पण भी कहते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हजामती दर्पण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो आपको बड़ा दिखाई देता है, ताकि दाढ़ी बनाने में आसानी हो। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत ही सुपर सब क्वेश्चन है और आपको इजी भी लगेगा। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? दोस्तों, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? और आप लोग को पता होगा कि फोकस दूरी का जो होता है वो 2 गुना वक्रता त्रिज्या होता है। फोकस दूरी का 2 गुना जो होता है वो क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है। यानी r बराबर 2f होता है, या कहीं कहीं पर आपको दे देता है f बराबर r/2। ये 2 गुना है, इधर भागा हो जाता है, कहीं कहीं पर लिख देता है f बराबर r/2। दोस्तों, आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो r बराबर 2f अगर ऑप्शन है तो वो सही है। r बराबर 2f आपका ऑप्शन पहला नंबर है, ये सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया r बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं दोस्तों। यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो उसमें क्या संबंध है? दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? और आप लोग जानते हैं कि फोकस दूरी का 2 गुना जो होता है वो वक्रता त्रिज्या होता है। यानी r बराबर 2f। अभी जस्ट बताएं आप लोग को कि r बराबर क्या होता है दोस्तों? r बराबर होता है 2f। r बराबर क्या होता है दोस्तों? 2f होता है। ठीक है, और सॉरी 2f होता है, या f बराबर हम r/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सही है। तो इस हिसाब से आपका ये बी नंबर ऑप्शन सही है। 3 का बी, f बराबर r/2। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरता है? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरता है? तो आप लोग को मालूम होगा, पहला ऑप्शन है सी यानी वक्रता केंद्र से, दूसरा है एफ यानी फोकस से, तीसरा है पी यानी आपको ध्रुव से, और चौथा है वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों से। तो इसका सही जवाब जो है आपको अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण जो है वो फोकस से गुजरता है। यानी इसका सही जवाब जो है वो आपको एफ हो गया, यानी बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। किस दर्पण से वस्तु को कहीं रखने पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण से वस्तु को कहीं रखने पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनेगा? तो जानकारी के लिए बताते हैं दोस्तों, आपको ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, और इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण से कहीं पर भी अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। तो किस दर्पण में वस्तु को कहीं रखने पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका सही जवाब है आपको समतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? समतल दर्पण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? यहाँ ऑप्शन है 1, 3, 2, 4। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के जो है वो 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। इसका सही जवाब जो है वो सी नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से होता है? वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसके अवयवी रंग 7 भागों में बढ़ जाता है। और 7 भाग में कब बढ़ता है? तो किससे गुजरने बढ़ता है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, प्रिज्म से जब गुजरता है दोस्तों, प्रिज्म से जो गुजरता है तो उस स्थिति में
प्रकाश जो है 7 भागों में बढ़ जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो प्रिज्म होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आप लोग को बताते हैं, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है फोकस दूरी। तो किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm है, तो इसकी फोकस दूरी कितना होगी? तो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो F बराबर क्या होगा? R/2 यानी 50/2, और 50/2 कीजिएगा तो हो जाएगा 25 cm। इसका सही जवाब क्या होगा? 25 cm। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? दोस्तों, क्षमता निकालने फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। P बराबर क्या होता है? 1/f। अगर फोकस दूरी मीटर में है तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f लिखते हैं। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस क्षमता क्या हो जाएगी? तो P बराबर 1/1 लिखिए। फोकस दूरी तो 1 मीटर है, 1 में 1 से भागा दीजिए 1, और उत्तल लेंस का जो है क्षमता वो धनात्मक होता है, तो 1 डायोप्टर इसका सही जवाब होगा, 1 डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होता है, और किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है कि दोनों होता है या अनंत होता है? तो दोस्तों, उत्तल लेंस का फोकस दूरी सदैव धनात्मक होता है। जानकारी के लिए बताते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होता है, और अवतल का जो है वो सदैव ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस रहता है तो उसका ऋणात्मक होता है, और उत्तल का सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं दोस्तों। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होगा? तो ऑप्शन है यहाँ पर निर्वात, जल, वायु, कांच। तो सबसे ज्यादा होता है सघन माध्यम में प्रकाश का वेग न्यूनतम। तो इसमें सघन कौन है? तो देख लीजिए, कांच जो है वो सघन है, इसलिए इसका सही जवाब होगा कांच। कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होगा, निर्वात में सबसे अधिक होता है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि मिट्टी का उपयोग जो है लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। इसका सही जवाब जो है मिट्टी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब देखो, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है कि उल्टा होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों, आप लोग बताइए, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? आप लोग को मालूम होना चाहिए, सीधा होता है कि उल्टा होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो आप लोग को जानकारी के लिए बताते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो आपको यहाँ पर ये तो नहीं दे रहा है कि कौन सा दर्पण में कर रहा है, कि लेंस में कर रहा है, कि सूक्ष्मदर्शी में कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वो दोनों हो जाएगा। वो सीधा, सॉरी, यहाँ सीधा सीधा कहानी सिर्फ होगा, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा भी हो जाएगा और इसका उल्टा भी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब तो सीधा बनता है, लेकिन अगर संयुक्त का बात करेंगे तो संयुक्त में प्रतिबिंब आपको उल्टा बन जाता है, लेकिन काल्पनिक बनता है। खगोलीय दूरबीन में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, इसका सही जवाब जो होगा वो दोनों होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है। हाँ, लेकिन अगर दर्पण का बात करेंगे तो वो अलग बात होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दर्पण नहीं दिया गया है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप इसका जवाब दीजिएगा दोनों होता है, उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कैसा आप ले रहे हैं, दर्पण ले रहे हैं कि लेंस ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों, ठीक है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग को मालूम होगा कि उत्तल दर्पण जो होता है वो सदैव वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण इसका सही जवाब होगा। ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग साइड मिरर में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं दोस्तों। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी हम लोग को निकालना है। तो आप लोग को मालूम होगा फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर F बराबर, हम सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया है, 100/p कर दीजिए। सबसे सुंदर 100/p जो कीजिएगा ना, ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में आएगा। तो 100 में p का मान कितना? 4। 100 में 4 से भागा दीजिए, आ जाएगा 25 cm। ठीक है, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? 25 cm। ठीक है, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? 25 cm। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 16,
किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 cm है, उसकी क्षमता क्या होगा। अब देखिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है और उसका क्षमता क्या होगा। तो आप जानते हैं कि P बराबर, यहाँ पर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 100/F, क्योंकि आपको फोकस दूरी जो है दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो 100 हम 50 से भागा दीजिए, वो आएगा 2 डायोप्टर, और उत्तल लेंस है तो हम लोग धनात्मक वाला लेंगे। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर आपको अवतल है, उत्तल है, समतल है, ननवद्विज। तो दोस्तों किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। तो आप लोग को मालूम होगा कि अवतल दर्पण जो है वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, उत्तल तो छोटा बनाता है, समतल जो है बराबर बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आइए। प्रकाश किरण गमन करता है। दोस्तों प्रकाश किरण जो है वो गमन करता है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश किरण सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन माध्यम अगर बदल जाएगा तो वो अपना पथ भी विचलित कर देता है। ठीक है, तो प्रकाश किरण कैसे गमन करता है, तो सीधी रेखा में गमन करता है। क्वेश्चन नंबर 19 आइए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है दोस्तों, अवतल, उत्तल, समतल में से कोई नहीं थी। इसका सही जवाब जो है उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण को हम लोग साइड मिरर दर्पण भी कहते हैं, अवतल दर्पण को हम लोग हजामती दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में आप लोग को बता देते हैं अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि जो है प्रकाश जो है वो ज़्यादा मात्रा में फैल सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। और गेट का बूलियन व्यंजक होता है। दोस्तों और गेट का बूलियन व्यंजक होता है। पहला ऑप्शन है y बराबर a बिंदु b यानी a.b, दूसरा y बराबर a प्लस b। तो और गेट का बूलियन व्यंजक आप लोग जानते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं, बोलिए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा y बराबर a प्लस b। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, y बराबर a प्लस बी। और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, y बराबर a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 22 नंबर। एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है। दोस्तों एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, और यहाँ पर आप ऑप्शन दिया हुआ है y बराबर a प्लस बी, दूसरा है y बराबर a.b। तो दोस्तों इसका सही जवाब है y बराबर a.b। ठीक है, दो ऑप्शन ही दिए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। दोस्तों चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कैसा होता है, तो ऑप्शन आपका देखिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कैसा होता है। ऑप्शन है आपके पास ड्रिफ्टिंग, और दूसरा है यूनिफॉर्म। ड्रिफ्टिंग मतलब होता है क्या, जिसे आप लोग कहते हैं अपवाह वेग। ठीक है, अपवाह वेग, और दूसरा है यूनिफॉर्म यानी समरूप। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ड्रिफ्टिंग। 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। दोस्तों किरचॉफ का बिंदु नियम पालन किसका करता है, तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, दूसरा है आवेश संरक्षण। ठीक है, इसका सही जवाब होगा आवेश संरक्षण। इसका सही जवाब क्या होगा, आवेश संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, देख लीजिए। किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर हम दोगुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। देखिए आप लोग जानते हैं प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला था R बराबर रो L/A, ये फॉर्मूला होता है। और अगर लंबाई को हम दोगुना करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा आधा। लंबाई अगर हम दोगुना करेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रो तो वही रहेगा, क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा यानी दूनी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीज गणितीय योग क्या होता है। दोस्तों विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीज गणितीय योग क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन अनंत, और आप लोग को पता होगा इसका सही जवाब है 0। किरचॉफ का ये बिंदु नियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जब एक समविभव क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब कार्य क्या होता है। तो आप लोग को मालूम है कि समविभवी तल पर इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अगर ले जाएंगे तो कार्य कुछ नहीं होगा, क्योंकि समविभवी तल पर जो है विभवांतर 0 होता है। और आप लोग जानते हैं कार्य निकालने फॉर्मूला होता है W बराबर V बराबर होता है W बाई क्यू। V बराबर W बाई क्यू होता है। V बराबर क्या होता है, W बाय क्यू होता है, W बाय क्यू। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर W बराबर क्या हो जाएगा, Q गुना V। तो Q गुना V अगर करेंगे अब विभवांतर 0 होने पर इसका जो कार्य होगा वो 0 होगा। समविभवी तल पर क्या क्या कार्य सदैव 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं। बड़े क्वेश्चन भाग जाता है, गुस्सा आ जाता है क्वेश्चन की, इतना क्वेश्चन आज हमको काहे करवा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं दोस्तों। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। पहला ऑप्शन उच्च प्रतिरोध, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, दूसरा विभवांतर। तो इसका सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब होगा उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग उच्च और निम्न प्रतिरोध मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं। विभवमापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह क्या होता है। तो आप लोग को मालूम होगा कि जब शून्य विक्षेप की स्थिति होती है तो गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा नहीं बहता है, गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं। धत्तरी वाला काहे से भागता है रे। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं। विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो विभवमापी की तार की लंबाई अगर बढ़ा देंगे तो संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन है कम लंबाई पर, दूसरा है अधिक लंबाई पर। तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु अधिक लंबाई प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर। किसी विभवमापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए, किसी विभवमापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें क्या है ऑप्शन, इसका धारा घटाना चाहिए, दूसरा इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए। तो इसका सही जवाब है इसकी धारा को घटाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक होता है। दोस्तों किलोवाट घंटा, पहला ऑप्शन है शक्ति का, दूसरा ऑप्शन ऊर्जा का। तो इसका सही जवाब है ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है। पहला ऑप्शन है विभवांतर, दूसरा ऑप्शन ऊर्जा। तो इसका सही जवाब है ऊर्जा। प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 34 आइए। एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो पहला ऑप्शन दिया शक्ति, दूसरा ऑप्शन आवेश। आप लोग को मालूम होगा एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का, क्योंकि क्यू बराबर होता है IT और आई है धारा, धारा का मतलब होता है एम्पियर, टी है समय, समय का मतलब सेकेंड होता है, घंटा होता है। ठीक है, तो इसका जो है एम्पियर घंटा मात्रक किसका हो गया, तो आवेश का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट 35 आते हैं और देख लीजिए आपको कितना सही हुआ। ठीक, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो पहला ऑप्शन दिया V/R, दूसरा ऑप्शन V², ये दिया हुआ V²/R है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा V²/R। विद्युत परिपथ शक्ति कितनी होती है, V²/R। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।